एक दिन रानी परी अपने बगीचे में टहल रही थी। तभी वो देखती है कि एक लड़की उसके बगीचे से फल चुरा रही है। ये देख रानी परी को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी जादुई छड़ी घुमाकर उस लड़की के ऊपर जाल फेंक देती है। अगले ही पल उस लड़की को जोरदार बिजली के झटके लगने लगते हैं। अरे मर गई रे, कोई बचाओ मुझे। मेरे बगीचे से फल चुराने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? कौन है तू और यहाँ तक कैसे आ गई? सच सच बता, वरना मैं तेरी जान ले लूंगी। रानी जी, मेरा नाम काजल है। मैं यहाँ से दूर एक गांव में रहती हूँ। मेरी सौतेली माँ बहुत जालिम है। उसी ने मुझे जबरदस्ती यहाँ फल चुराने के लिए भेजा है। अगर मैं उसकी बात नहीं मानती तो वो मेरी जान ले लेती। सच में रानी जी, वो बहुत ही बेरहमी है। उसने मेरी जिंदगी पूरी तरह नर्क बना रखी है। इतना कहकर काजल जोर जोर से रोने लगती है। ठीक है, मैं सारी बात समझ गई। तू चिंता मत कर। आज के बाद तेरी सौतेली माँ तुझे कभी परेशान नहीं कर पाएगी। उसके बाद रानी परी अपने हाथों में मौजूद 2 चूड़ियां निकालकर काजल के हाथों में पहना देती है। ये दोनों सोने की जादुई चूड़ियां हैं। इनका इस्तेमाल करके तू अपनी जालिम माँ को सबक सिखा सकती है और साथ ही इन चूड़ियों की शक्ति से तू अपनी मनपसंद चीज हासिल कर सकती है। अब तुझे जीवन में किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। मुझे ये जादुई चूड़ियां देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया रानी जी। उसके बाद काजल वापस अपने घर चली जाती है। अरे ये क्या? मैंने तो तुझे रानी परी के बगीचे से फल चुरा कर लाने के लिए कहा था, लेकिन तू तो खाली हाथ चली आई। अब मैं तेरे जुल्म और बर्दाश्त नहीं करूंगी। जब से मेरे पिता की मौत हुई है, तब से तूने मेरा जीना हराम कर रखा है, लेकिन आज तुझे सबक सिखाकर मैं अपना बदला लूंगी। अरे ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है? तेरा दिमाग तो सही है ना? लगता है आज तूने मेरे हाथों पिटने का मन बना लिया है। रुक जा, मैं अभी तेरी ख्वाहिश पूरी करती हूँ। उसके बाद नम्रता रसोई घर से एक जलती हुई लकड़ी ले आती है, लेकिन तभी काजल अपनी जादुई चूड़ियों की शक्ति से वहाँ एक बड़ी सैंडल प्रकट कर देती है। चल सैंडल, इस दुष्ट औरत की पिटाई कर और इसे इस गांव से बाहर भगा दे। उसके बाद वो जादुई सैंडल नम्रता की पिटाई करने लगती है। अरे ये सब क्या हो रहा है? अरे अचानक इसके पास इतनी शक्ति कहाँ से आ गई? हाय, मर गई रे, कोई बचाओ मुझे। फिर वो जादुई सैंडल नम्रता की पिटाई करते हुए उसे उस गांव से बाहर निकाल देती है। उसके बाद काजल जादुई चूड़ियों की शक्ति से अपने घर को एक सुंदर घर में बदल लेती है और साथ ही वहाँ सुख सुविधा की सारी चीजें प्रकट कर लेती है। फिर उस दिन से काजल मजे से अपने घर में रहने लगती है। लेकिन दूसरी तरफ नम्रता अपने भाई दिवाकर के पास पहुंचकर उसे सारी बात बता देती है। तू चिंता मत कर बहन, हम आज रात ही काजल को जान से मारकर दोनों चूड़ियां अपने कब्जे में ले लेंगे। फिर उन चूड़ियों की शक्ति का इस्तेमाल करके हम दोनों बहुत दौलतमंद बन जाएंगे। रात होते ही दोनों भाई बहन काजल के घर में दाखिल हो जाते हैं। उस समय काजल गहरी नींद में सो रही थी। ये बिल्कुल सही मौका है। मैं अभी अपनी तलवार से इसकी गर्दन काटकर इसे जान से मार देता हूँ। उसके बाद दिवाकर काजल की गर्दन काट देता है, लेकिन अगले ही पल जादुई चूड़ियों के अंदर से रोशनी निकलती है और काजल की कटी हुई गर्दन वापस उसके धड़ से जुड़ जाती है। ये नजारा देख दोनों भाई बहन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। गुस्से में दिवाकर फिर से काजल की गर्दन काट देता है, लेकिन इस बार भी जादुई चूड़ियों की शक्ति से काजल की गर्दन वापस उसके धड़ से जुड़ जाती है। अरे ये कैसा जादू है? ये कलमुही तो मरती ही नहीं। तभी काजल उठकर बैठ जाती है। अच्छा, तो तुम दोनों मुझे जान से मारने आए हो? ठहरो, आज मैं तुम दोनों को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुम दोनों जिंदगी भर याद रखोगे। उसके बाद काजल अपनी चूड़ियों की जादुई शक्ति से उन दोनों को बकरा और बकरी बनाकर अपने घर के सामने बांध देती है। अब तुम दोनों इसी तरह जानवर बनकर सारी जिंदगी जियोगे, यही तुम दोनों की सजा है। फिर उस दिन के बाद से काजल के जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आती और वो हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगती है।
किसी गांव में तारा नाम की एक लड़की अपनी चाची मालती के साथ रहती थी। मालती एक बुरी औरत थी। वो हमेशा अमीर बनने के सपने देखा करती थी, लेकिन वो कोई भी काम नहीं करती थी, बल्कि तारा से लोगों के घरों में नौकरानी का काम करवाती थी। तारा की कमाई से मालती अपने सारे खर्चे पूरे करती थी। उधर बेचारी तारा लोगों के घरों में काम करने के साथ साथ रोज स्कूल पढ़ाई करने जाती थी। फिर एक दिन, सुन तारा, शीला अपने खेत में कुआं खुदवाना चाहती है। उसने ये काम मुझे दिया है। तू आज से ही उसके खेत में जाकर कुआं खोदने का काम चालू कर दे। लेकिन चाची, अभी तो मेरे एग्जाम चालू हैं। मैं पढ़ाई छोड़कर कुआं खोदने का काम नहीं कर सकती। बेकार की बहस क्यों करती है? कुआं खोदने पर पूरे 10,000 रुपए मिलेंगे। लेकिन चाची, अगर मैं कुआं खोदने में व्यस्त हो गई तो मेरी पढ़ाई अधूरी रह जाएगी और मैं परीक्षा में फेल हो जाऊंगी, जिससे मेरा पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। अरे, वैसे भी पढ़ लिख कर तू कौन सी अफसर बनने वाली है? चल, अब बेकार की बातें बंद कर और आज से ही कुआं खोदने का काम शुरू कर दे। तारा अपनी चाची के दुष्ट स्वभाव को अच्छी तरह जानती थी। फिर वो मजबूरी में खेत में कुआं खोदने पहुंच जाती है। दोपहर तक खुदाई करने के बाद अचानक तारा को कुएं के अंदर एक कंकाल दिखाई देता है। उस कंकाल को देख तारा बुरी तरह घबरा जाती है और हड़बड़ाहट में वहां से भागने लगती है। लेकिन तभी तारा के धक्के से पानी से भरा मटका टूट जाता है और उसका सारा पानी कंकाल के ऊपर गिर जाता है। तभी वहां तेज रोशनी होती है और वो कंकाल एक औरत के शरीर के रूप में बदल जाता है। अरे, ये सब मैं क्या देख रही हूँ? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी वो औरत उठकर बैठ जाती है। कई सालों पहले मैं यहाँ के पास वाले जंगल में रहती थी। उन दिनों मैं बहुत ही शरारती थी और अपनी जादुई शक्ति से सभी को परेशान किया करती थी। फिर एक दिन मुझसे तंग आकर एक परी ने मुझे श्राप देकर जिंदा जमीन में दफन कर दिया। परी ने कहा था कि जब किसी नेक लड़की के हाथों मेरे ऊपर पानी की बूंदें गिरेंगी, तभी मैं दोबारा जिंदा हो पाऊंगी। आज तुम्हारी वजह से ही मुझे नया जीवन दान मिला है। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। उसके बाद जादूगरनी तारा को अपने घर ले जाती है। जादूगरनी के घर पर तरह तरह की जादुई चीजें मौजूद थीं। फिर जादूगरनी रस्सी के ऊपर टंगी एक सोने की फ्रॉक निकालकर तारा को देते हुए कहती है, ये बात करने वाली खास जादुई सोने की फ्रॉक है। तुम इसे ले लो। ये तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगी। जादुई सोने की फ्रॉक पाकर तारा बहुत खुश होती है। उसके बाद तारा जादूगरनी का शुक्रिया अदा कर जादुई फ्रॉक को लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर घर जाते ही तारा जादुई फ्रॉक पहन लेती है। चलो तारा, अब मुझे अपनी पहली इच्छा बताओ। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? मैंने आज तक कभी स्वादिष्ट खाना नहीं खाया। मेरी चाची हमेशा मुझे रूखा सूखा खाना ही खिलाती आई है। इसीलिए मैं किसी बड़े रेस्टोरेंट में जाकर जी भर के स्वादिष्ट खाना खाना चाहती हूँ। ठीक है, मैं अभी तुम्हें शहर के सबसे बड़े रेस्टोरेंट में ले चलती हूँ। उसके बाद जादुई फ्रॉक तारा को हवा में उड़ाते हुए घर से बाहर निकल जाती है। तभी तारा की कुछ सहेलियां उसे देखकर आश्चर्य में पड़ जाती हैं। अरे तारा, अचानक तुम्हारे पास उड़ने की शक्ति कहाँ से आई? उसके बाद तारा अपनी सहेलियों को अपने साथ घटी सारी घटना बता देती है। मैं शहर के रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रही हूँ, तुम सब भी मेरे साथ चलो। तारा की ये बात सुनकर जादुई फ्रॉक खुश हो जाती है। तारा, तुम्हारे दिल में दूसरों के प्रति दया भावना देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। उसके बाद जादुई फ्रॉक अपनी शक्ति से वहाँ एक जादुई कालीन के साथ ही एक नोटों का बंडल प्रकट कर देती है। अब मेरी ये जादुई कालीन हम सबको शहर ले जाएगी। वहाँ तुम अपनी मर्जी का अच्छा खाना खा सकती हो। तुम्हें वहाँ पैसों की भी कमी नहीं होगी। उसके बाद वो सभी लड़कियाँ जादुई कालीन में सवार होकर शहर के सबसे बड़े रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाने लगती हैं। फिर खाना खाने के बाद सभी वहाँ के बाजार में शॉपिंग करके ढेर सारे नए कपड़े भी खरीदती हैं। सारा दिन अपनी सहेलियों के साथ अच्छा समय बिताने के बाद तारा वापस अपने गांव आ जाती है।
लेकिन तभी शीला की नजर तारा पर पड़ती है। अरे, इस तारा के पास अचानक इतनी सुंदर ड्रेस कहाँ से आ गई? फिर वो सभी लड़कियां तारा का शुक्रिया अदा कर वहाँ से जाने लगती हैं। उन सभी लड़कियों के पास ढेर सारे सुंदर कपड़े देख शीला को बड़ी हैरानी होती है। उसके बाद शीला एक लड़की को रोककर उससे सच्चाई जानने की कोशिश करने लगती है। वो लड़की शीला को तारा की जादुई फ्रॉक के बारे में सब बता देती है। अच्छा, तो तारा को मेरे खेत में कुआं खोदने की वजह से वो जादुई फ्रॉक मिली है। उस जादुई फ्रॉक पर मेरा अधिकार है। फिर शीला तारा के पीछे जाने लगती है, लेकिन तभी तारा हवा में उड़कर वहाँ से कहीं चली जाती है। अरे, ये तो अचानक हवा में उड़कर कहीं चली गई। कोई बात नहीं, मैं अभी इसकी चाची को जाकर धमकी देती हूँ। उसके बाद वो तारा की पिटाई करके जादुई फ्रॉक मुझे दे देगी। उसके बाद शीला तारा की चाची मालती के पास जाकर उसे सारी सच्चाई बता देती है। तारा जैसे ही घर पर वापस आए उससे जादुई फ्रॉक छीनकर मेरे पास ले आना, वरना मैं तेरा बहुत बुरा हाल करूंगी। इतना कहकर शीला वहाँ से चली जाती है। लेकिन दूसरी तरफ मालती शीला से भी ज्यादा शैतान और लालची थी। इस शीला ने मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? तारा के घर आते ही मैं उससे जादुई फ्रॉक छीन लूंगी और उसके बाद उसका इस्तेमाल करके मैं बहुत अमीर बन जाऊंगी। फिर थोड़ी देर के बाद तारा घर पर वापस आ जाती है। सुन तारा, मुझे तेरी जादुई फ्रॉक के बारे में सब पता चल गया है। चल जल्दी से इसे उतार कर मुझे दे दे, वरना मैं तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगी। लेकिन चाची, आप मुझसे ये फ्रॉक क्यों लेना चाहती हो? मैं तो इस फ्रॉक की मदद से आपकी हर इच्छा पूरी कर सकती हूँ। मुझे तेरे एहसान की जरूरत नहीं है। इस जादुई फ्रॉक को अपने पास रखकर मैं इसे अपनी मर्जी से इस्तेमाल करना चाहती हूँ। उसके बाद तारा जादुई फ्रॉक उतारकर अपनी चाची को दे देती है। मालती उसी वक्त जादुई फ्रॉक पहन लेती है। इस बात से जादुई फ्रॉक को बहुत गुस्सा आता है और वो मालती को सबक सिखाने का फैसला करती है। फिर अगले ही पल मालती का शरीर काला पड़ने लगता है और देखते ही देखते वो एक बुढ़िया के रूप में बदल जाती है। अरे, ये क्या हो गया? अचानक मैं बुढ़िया कैसे बन गई? दूसरों को परेशान करने वाली मतलबी औरत, अब तो जिंदगी भर इसी तरह बुढ़िया बनी रहेगी। तेरी दुष्टता की यही सजा है। सुनो तारा, अब यहाँ के सभी लोग मेरे बारे में जान गए हैं, इसीलिए अब हम दोनों का यहाँ रहना ठीक नहीं है। चलो यहाँ से कहीं दूर चलते हैं। उसके बाद जादुई फ्रॉक तारा को हवा में उड़ाकर हमेशा के लिए उस गांव से दूर ले जाती है। उस दिन के बाद से तारा के जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आती और वो जादुई फ्रॉक के साथ हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगती है। एक बार की बात है, किसी गांव में सोनिया नाम की लड़की अपनी चाची मालती के साथ रहती थी। सोनिया के माता पिता की मौत के बाद से मालती हमेशा उस पर अत्याचार किया करती थी। फिर एक दिन मालती सोनिया को सामान खरीदने के लिए बाजार भेजती है, लेकिन तभी रास्ते में अचानक एक चुड़ैल सोनिया पर हमला कर देती है। अपनी जान बचाने के लिए सोनिया जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अरे कोई बचाओ मुझे, वरना ये चुड़ैल मुझे मार डालेगी। अरे कोई मेरी मदद करो। अरे डर मत, आज मेरा पेट भरा हुआ है। मैं तुझे मारकर खाने वाली नहीं हूँ, बल्कि मुझे सिर्फ तेरी दोनों आंखें चाहिए, क्योंकि मेरी बेटी एक दुर्घटना में अंधी हो गई है। इसीलिए मैं तेरी आंखें निकालकर अपनी बेटी के चेहरे पर लगाना चाहती हूँ, ताकि वो फिर से देख सके। नहीं नहीं, दया करके मेरी आंखें मत निकालो, मुझे छोड़ दो। अपनी बकवास बंद कर, अब तू मुझसे नहीं बच सकती। चल मेरे साथ। उसके बाद चुड़ैल सोनिया को अपनी गुफा में ले जाती है और उसकी दोनों आंखें निकालकर उसे वापस बाजार की सड़क पर फेंक देती है। अंधी बनने के बाद बेचारी सोनिया रोते हुए अपने घर चली जाती है। हे भगवान, अचानक तेरा ये हाल कैसे हो गया? चाची, रास्ते में एक चुड़ैल मिली थी। उस बेरहम चुड़ैल ने मेरी दोनों आंखें निकाल ली है। चाची, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है।
लेकिन सोनिया की इस हालत पर मालती को जरा भी तरस नहीं आता और वो मुंह बनाकर कहती है, अब तो तू अंधी हो चुकी है। डॉक्टर के पास जाने से क्या फायदा होगा? बेकार में मैं तेरे पीछे पैसे खर्च नहीं करना चाहती। चल निकल जा यहाँ से। इस तरह सोनिया को भला बुरा कहकर मालती वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ अंधी होने के बाद सोनिया कोई काम नहीं कर पाती थी, जिस वजह से घर के सारे काम मालती को करने पड़ते थे। अरे ये कलमुही अंधी होकर मुझ पर बोझ बन गई है। अब मैं इसे घर पर नहीं रखने वाली। मैं अभी इसे घर से बाहर भगा देती हूँ। उसके बाद मालती सोनिया की चोटी पकड़कर उसे मारने लगती है। चल निकल मेरे घर से, आज से तेरे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। चाची मुझे घर से बाहर मत निकालिए। एक तो मैं अंधी हो गई हूँ, ऊपर से आप मुझे घर से बाहर निकाल दोगी तो फिर मेरा क्या होगा? तो कहीं भी जाकर मर, लेकिन अब मैं तुझे बैठाकर नहीं खिलाने वाली। चल निकल यहाँ से। उसके बाद मालती सोनिया को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है। बेचारी सोनिया के पास कोई ठिकाना नहीं था। सोनिया भटकते हुए पास के जंगल में पहुंच जाती है, लेकिन इस बार भी वही दुष्ट चुड़ैल फिर से सोनिया को पकड़ लेती है। आज मुझे बहुत भूख लगी है। सुबह से कोई शिकार हाथ नहीं लगा। अब तू मुझे मिल गई है, तुझे खाकर मैं अपना पेट भर लूंगी। उस दिन तुमने मेरी आंखें निकालकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब तुम मेरी जान लेना चाहती हो। सच में तुम बहुत बुरी हो। तुम कभी सुखी नहीं रहोगी। तेरी इन बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चल मरने के लिए तैयार हो जा। लेकिन तभी अचानक एक इच्छाधारी नागिन वहां आकर चुड़ैल पर हमला कर देती है। नागिन बहुत ही खतरनाक थी। चुड़ैल उसका सामना नहीं कर पाती और डर के वहां से भाग जाती है। वो चुड़ैल यहाँ से भाग गई है। अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तुम पूरी तरह सुरक्षित हो। उसके बाद नागिन सोनिया को अपने घर ले जाती है और उसे पेट भर खाना खिलाती है। फिर नागिन के पूछने पर सोनिया उसे अपने जीवन के बारे में सब बता देती है। तुम्हारी बातें सुनकर लगता है तुमने अपने जीवन में बहुत दुख झेले हैं, लेकिन अब मैं तुम्हारे सारे दुख दूर कर दूंगी। उसके बाद नागिन अपने घर के पीछे वाले हिस्से में पहुंच जाती है। वहां एक बहुत बड़ा सुनहरा पेड़ लगा था, जिस पर ढेर सारे सुंदर सुंदर लिपस्टिक झूल रही थी। नागिन एक लिपस्टिक तोड़कर सोनिया के होठों पर लगा देती है। उस लिपस्टिक के जादू से सोनिया की आंखें पूरी तरह ठीक हो जाती हैं और साथ ही वो बहुत ही खूबसूरत दिखाई देने लगती है। अरे वाह, मेरी आंखों की रोशनी लौट आई। मुझ पर ये उपकार करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया नागिन आंटी। इस जादुई लिपस्टिक को तुम अपने पास रखो। जब भी तुम इसे अपने होठों पर लगाओगी तो तुम्हारे मुंह से ढेर सारी सुंदर लिपस्टिक बाहर निकलेंगी। उन्हें बेचकर तुम अपना गुजारा कर सकती हो। ये सुनकर सोनिया बहुत खुश होती है। उसके बाद नागिन का शुक्रिया अदा कर वो अपने घर लौट जाती है और अपनी चाची को सारी बात बता देती है। चाची, मैं रोज लिपस्टिक बेचकर ढेर सारे पैसे कमा सकती हूँ। मैं आधे पैसे आपको दिया करूँगी। दया करके अब आप मुझे घर से बाहर मत निकालना। अरे, तूने मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? मुझे आधे नहीं पूरे पैसे चाहिए। ला, इस लिपस्टिक का इस्तेमाल मैं करूँगी। फिर सोनिया से लिपस्टिक छीनकर मालती अपने होठों पर लगा लेती है, लेकिन तभी मालती खून की उल्टियां करते हुए जमीन पर गिर जाती है। अरे, मर गई रे! अचानक मुझे क्या हो गया? अरे कोई बचाओ मुझे! लेकिन मालती बच नहीं पाती और थोड़ी ही देर में तड़पते हुए अपने प्राण छोड़ देती है। इस तरह मालती को उसके किए की सजा मिल जाती है। दूसरी तरफ मालती के मरने के बाद सोनिया के जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं और वो रोज लिपस्टिक बेचकर अच्छे खासे पैसे कमाने लगती है। दूसरी तरफ सोनिया एक अच्छे स्कूल में अपना एडमिशन करवाकर पढ़ाई भी शुरू कर देती है। इस तरह सोनिया के जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता है और वो हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगती है।